हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में हम लोग जो वियतनाम वॉर है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। काफी डीप में उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे जो वियतनाम वॉर है ये इसका क्या इम्पैक्ट रहा था उस समय और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट वॉर है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, सो गाइज जो वियतनाम वॉर है उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए आप कि जो वियतनाम है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले फ्रांस के अंडर हुआ, फ्रांस रूल के अंडर हुआ करता था। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये टोंकिन है, ये अनाम है, ये कोचीन है, ये तीनों मिलके इस समय मॉडर्न वियतनाम बनाता है जो आज का वियतनाम है। वो ये तीनों मिलके आज का वियतनाम बनाते हैं। तो ये पूरा फ्रांस रूल के अंडर था, प्लस ये जो कंबोडिया और लाओस है ये भी फ्रांस रूल के अंडर था। ओके, तो गैस क्या हुआ ना, जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो 1945 40 में हिटलर क्या करता है, हिटलर फ्रांस को कैप्चर कर लेता है। ओके, तो यूरोप में हिटलर फ्रांस को कैप्चर कर लेता है। और जो फ्रांस की टेरिटरी है, जो सॉरी जो इंडो चाइना है फ्रांस की जो जो रूल के अंडर, उसको क्या करता है, जापान उसको कैप्चर कर लेता है। तो को पता है गाइस, जो जर्मनी, जापान और इटली ये मिलके एक्सिस ग्रुप बनाते थे। तो ये दोनों मिलके क्या करते गाइस, जो जर्मनी फ्रांस को कैप्चर करता है उधर, और जापान इधर टोंकिन अनाम और कोचिन चाइना यानी मॉडर्न वियतनाम जो है उसको कैप्चर कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या होता है गाइस, जो 1945 आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यूएस बम गिरा देता है जापान पे, एक्सिस पावर सरेंडर कर देती है। तो एक्सिस पावर जब सरेंडर करती है गाइज, तो जो जापान की जो जापान भी एक्सिस पावर था, तो जापान की जो ये इंडो चाइना में जो टेरिटरी थी वो क्या करते हैं, ये अलाइड पावर कैप्चर कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ 1945 में कि जापान से छीन के जो अलाइड पावर थे, जो चाइना, यूके, यूएस और फ्रांस, इनने जापान से ये वियतनाम को छीन लिया। तो गैस जापान से जब वियतनाम को छीना तो इनने आपस में बांट लिया। तो जो नॉर्थ वाला हिस्सा था, नॉर्थ वियतनाम, वो क्या किया, वो चाइना को दे दिया गया। और जो साउथ वियतनाम था वो यूके को दे दिया गया। तो गैस जो साउथ वियतनाम वियतनाम को यूके को ले लिया। प्लस लेकिन गैस फ्रांस ने कहा कि जो वियतनाम है और जो इंडो चाइना है ये वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे पास था, तो हमें भी हमें इसका मेन हिस्सा मिलना चाहिए। तो गैस इस पे ये लोग एग्री कर गए। ओके, तो फ्रांस को भी इसमें हिस्सा दे दिया गया। जब फ्रांस को हिस्सा गया तो फ्रांस ने कहा कि देखो भाई, ये शुरू से हमारे पास रहा है, हमारा मतलब जो वियतनाम, जो इंडो चाइना है उस पर शुरू से हमारा रूल है। हम आपकी जो कॉलोनी है उसमें दखल अंदाजी नहीं करते, आप भी हमारे उसमें मत करो। तो गई जो साउथ वाला पार्ट था इसमें तो फ्रांस को असर्टिव होने दिया, फ्रांस को अपना रूल इस्टेब्लिश करने दिया यूके ने। लेकिन जो नॉर्थ वाला पार्ट था, ये चाइना के जो अंडर में, ये लोग तैयार नहीं थे तो गाइज क्या हुआ कि जो नॉर्थ में है उसमें फ्रांस ने अपना अच्छा खासा जो है दबदबा बना लिया। और धीरे धीरे ये फिराक में लग गया पूरे वियतनाम को दोबारा कब्जाने में। ओके, आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ लिखा है कि वॉर एंडेड इन न्यूक्लियर एग्जॉप्शन, इंडो चाइना शुड। गैस जो फ्रांस है जब ये कह रहा था कि हमारा जो वियतनाम है, सॉरी जो इंडो चाइना, उस पे हमारा कब्जा होना चाहिए, तो इस शुरुआत में यूएस भी इसके अगेंस्ट था। देखिए यहाँ लिखा है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था इंडो चाइना शुड नॉट गो बैक टू द फ्रांस। फ्रांस हैज had the country 100 years and the people are worse off then and they were at the beginning. रूजवेल्ट envisioned a post वर्ल्ड वॉर टू ट्रस्टशिप ऑफ इंडो चाइना। तो गैस रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे उस समय यूएसए के, उनने भी कहा कि जो वियतनाम है ये दोबारा फ्रांस के हाथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस ने 100 साल तक इस पर राज किया और जो वहाँ के लोग हैं उनका काफी सफरिंग हुई है इस वजह से। और दोबारा ये फ्रांस के हाथ में इसलिए नहीं जाना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या होता है गाइज, एक आदमी के बारे में आप लोग जान लीजिए। ये है शख्स है, इनका नाम है हो ची मिन। ये जो पूरा मूवमेंट था, वियतनाम का मूवमेंट और जो वॉर कहेंगे, इसमें काफी प्रोमिनेंट लीडर थे। मैं कहूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्स जो हैं वो ये है वियतनाम वॉर के लिए। तो गाइज इनको क्या है, सोवियत इनको ट्रेंड करता है पहले। वर्ल्ड वॉर टू से पहले ही सोवियत से ट्रेनिंग लेते हैं।
और फिर ये आ जाते हैं वियतनाम में। तो वियतनाम में आने के बाद गाइज ये क्या करते हैं, 1930 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडो चाइना फॉर्म करते हैं। 1930 में यहाँ लिखा है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, फॉर्मर फॉर्म्ड इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। उसके बाद ये गाइज एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वियतमीन। ये एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होता है, जितने लोग वियतनाम के इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वियतनाम ना जापान के हाथ में होना चाहिए, ना ही फ्रांस के हाथ में होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग का अपना रूल होना चाहिए, और हम लोग पूरा इंडिपेंडेंस को चाहते हैं, वो इस ग्रुप में आके जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट है उसको चलाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है गाइज, इस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिस्ट पार्टी ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन कर लेती है और अपने मेजोरिटी इस्टेब्लिश कर लेती है। ओके। और गाइज जो ये मैंने बताया होची मिन, ये शुरू से मार्क्सिस्ट लेनिस्ट होते हैं, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं, सर्व्ड एज अ चेयरमैन एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ वर्कर पार्टी ऑफ वियतनाम। ओके। तो गाइज ये क्या होता है कि 1945 के बाद, 1945 से अंटिल इज डेड 1969 तक ये प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के वियतनाम के, प्लस सॉरी प्राइम मिनिस्टर बन, ये 1945 से 1955 तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं ये। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है जो, यानी कि जो नॉर्थ वियतनाम है उसके, ये शुरू 1945 से प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वहां पर। ओके। तो 1945 में क्या होता है गाइस, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फ्रांस मैंने बताया असर्टिव होने लगता है। यूएस भी शुरुआत में अपोज करता है, लेकिन यूएस क्या देखता है ना गाइस कि नॉर्थ वियतनाम जो है उसमें पूरा जो स्प्रेड है कम्युनिज्म का वो हो चुका है। और वो बहुत जाहिर नेचुरल भी था होना, कि हमें पता है होची मिन जो है वो भी शुरुआत से आइडियोलॉजिकली मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट होते हैं। प्लस गाइस यूएस डर जाता है, इसलिए क्या करता है बाद में यूएस फ्रांस को सपोर्ट करने लगता है कि ठीक है, तुम्हारा ही रूल होना चाहिए वियतनाम में, क्योंकि तुम पहले वहां पर रूल करते थे। तो ये पूरी स्टोरी है गाइस। इतना गाइस डेवलपमेंट है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद है वो फ्रांस दोबारा से रीगेन करना चाहता है अपनी टेरिटरी, लेकिन शुरुआत में यूएस मना करता है। बाद में देखता है कि जब जो कम्युनिज्म है उसका स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है नॉर्थ में, तो वो भी सपोर्ट करने लगता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ही पार्ट, तुम्हारा ही रूल होना चाहिए वियतनाम में, इंडो चाइना में, सॉरी। और वो फ्रांस को सपोर्ट करने लगता है। तो गैस इसके बाद क्या होता है, जो वियतनाम में होचिमिन होते हैं, इनकी अगुवाई में जो इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो, प्लस वहाँ के और भी लोग जो नहीं चाहते कि वियतनाम पे किसी और देश का रूल होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंस के फेवर में होते हैं, वो क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं। ओके। और हथियार उठाने के बाद वो जो गाइस, फ्रांस जो है एक मॉडर्न आर्मी होती है, तो मतलब बहुत नेचुरल है, इतनी आसानी से उनको हरा पाना या फिर उनसे लड़ पाना मुश्किल। तो ये लोग गाइस क्या करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देते हैं। ये लोग जंगलों से छुप छुप के अटैक करते हैं फ्रांस की आर्मी पे, फिर वापस जंगल में भाग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, जो 1954 का साल है, यहाँ तक आते आते है जो फ्रांस की ट्रुप्स हैं उसको, और फ्रांस को काफी लॉस होता है। तो गाइज काफी लॉस होने की वजह से 1954 में फ्रांस क्या करता है, डिसाइड करता है कि हम जो वियतनाम में अपना क्लेम है उसको खत्म कर देंगे, और हम लोग अपनी ट्रुप वापस बुला लेंगे। तो इस समय गाइज जेनेवा अकॉर्ड साइन होता है एक। जेनेवा अकॉर्ड कहता है कि वियतनाम को दो पार्ट में बांट देंगे, 70 डिग्री पैरेलल के जो लाइन है उसके वो बाउंड्री होगी, और जो नॉर्थ वियतनाम होगा उस पर ये होचिमिन होंगे लीडर, और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करेगी। और जो साउथ के जो वियतनाम है उस पे नगो दिन देम, ये प्रो वेस्ट थे गाइज। ये एक तरह से यूएस ने खड़ा किया था अपना, जो अपने अपने फेवर का आदमी जो है साउथ वियतनाम में वो खड़ा किया था। तो नगो दिन दीम जो है इनको साउथ वियतनाम का रूल इनको दे दिया गया। ओके। तो गैस जेनेवा अकॉर्ड में कहा गया कि जो सारी वियतमीन फोर्सेस हैं वो 17 डिग्री पैरेलल जो है उसके नॉर्थ में चली जाएंगी, और जो साउथ की जो फोर्सेस है वो साउथ में आ जाएंगी। फ्रांस और एसोसिएटेड स्टेट की जो फोर्स है वो साउथ में आ जाएंगी। जेनेवा अकॉर्ड में एक और बात कही गई थी गाइस, कि जो
अभी के लिए कहा गया था कि अभी के लिए तो हम डिवाइड कर रहे हैं वियतनाम को, लेकिन थोड़ी देर बाद में इसका हम लोग इलेक्शन कराएंगे पूरे वियतनाम में, और फिर जो है इसकी यूनिफिकेशन की जाएगी वियतनाम को, यानी पूरा वियतनाम एक कंट्री बनाई जाएगी। लेकिन गाइस जो जब जेनेवा अकॉर्ड साइन होता है, जब फ्रांस वापस चला जाता है, तब क्या होता है कि जो ये थे क्या नगो दिन, इनका नाम का मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, बट आप लोग समझ जाइए, मैं नगो बोलूंगा खाली इनको वीडियो में। तो नगो क्या करते गाइज, ये तैयार नहीं होते इलेक्शन को, क्योंकि ये इनको अंदाजा होता है कि अगर इलेक्शन हुआ तो ये बहुत आसानी से इलेक्शन हार जाएंगे, और फिर जो ये हैं हो ची मिन, ये काफी पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं अब तक। ये इनको पता होता है नगो को कि ये इलेक्शन जीतेंगे। और प्लस गाइज सिर्फ ये जेनेवा अकॉर्ड का जो प्रोविजन है उसके खिलाफ नहीं जाते, प्लस ये काफी अनपॉपुलर हो जाते हैं अपने साउथ वियतनाम में। क्यों? क्योंकि ये काफी इनकी पॉलिसी की वजह से, जो इनकी पॉलिसीज थी वो काफी अनफेवरेबल थी, अनसपोर्टेबल थी। ये क्या करते, काफी टॉर्चर भी करते, जो वियतनामीज बुद्धिस्ट हैं उनको काफी टॉर्चर करते, प्लस ये जो प्रो वेस्ट की जो पॉलिसीज लाते हैं, उससे जो इनकी देश की जो साउथ वियतनाम के लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि हम लोग दोबारा किसी और देश के जो है अंडर काम करें, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो काफी अनपॉपुलर हो जाते हैं ये उस टाइम तक। तो और क्या होता है गाइस, जो साउथ वियतनाम है, इसमें जो कम्युनिस्ट सपोर्टिव लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, वियत कॉन्ग बनाते हैं साउथ में, और नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनती है साउथ में, जो यूनिफिकेशन है साउथ का उसको करने के लिए, सॉरी, जो यूनिफिकेशन है वियतनाम का उसको करने के लिए, प्लस जो कम्युनिज्म जो है, और जो प्रो वेस्ट गवर्नमेंट है साउथ की, उसको हटाने के लिए, और जो कम्युनिज्म है उसको स्प्रेड किया जा सके साउथ वियतनाम में, इसके लिए ये लोग काम करना शुरू करते हैं, वियत कॉन्ग और नेशनल लिबरेशन फ्रंट। सी यार, यहाँ लिखा है टू ओवरथ्रो साउथ वियतनाम गवर्नमेंट एंड वियत यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। तो ये दो चीज गाइज, ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। ओके, इनको गाइज पूरा सपोर्ट मिलता है नॉर्थ वियतनाम से, और फिर कम्युनिस्ट फोर्सेस से, जो कम सारी कम्युनिस्ट फोर्सेस थी उन वो इनको सपोर्ट करती है। ओके, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट इवेंट गाइज होता है वो क्या होता है कि जो 1962 है, उसमें यूएस क्या करता है, यूएस एक ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम रखता है ऑपरेशन रेंच हैंड। ये क्या था ऑपरेशन गाइज, जो केमिकल वेपन जो है यूएस वो छोड़ देता है, जो नॉर्थ वियतनाम की जो फील्ड्स थी उस पे। क्या होता था गाइज, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, और मैंने शुरू से बताया आपको कि जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं वियतनाम के जो इंसर्जेंट्स थे, वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते थे, वो गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते थे। वो क्या क्या करते थे, बार बार वो गोरिल्ला वॉरफेयर यूज करते थे। वो क्या करते थे कि जो फ्रेंच आर्मी थी या फिर जो वेस्ट की आर्मीज थी, उन पे अटैक करते थे और फिर जंगलों में भाग जाते थे। तो गाइज ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन रेंच हेड, इसमें क्या किया कि जो केमिकल एक हर्बिसाइड है और उसका नाम था एजेंट ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का देख सकते हैं आप लोग, इसी पे इसका नाम रख दिया गया था एजेंट ऑरेंज। तो इसको क्या करती थी गाइस, जो नॉर्थ वियतनाम के जो फील्ड्स हैं उस पे इस हर्बिसाइड को स्प्रेड कर दिया गया। उससे क्या हुआ गाइस, जो जितने भी वहाँ के फॉलाइज थे जिसके पीछे वो लोग छुपते थे, जो पेड़ पौधे थे वहाँ के, जनरली जो छोटे छोटे पौधे थे गाइज, जिनके पीछे छुपा जा सकता था, वो डैमेज हो गए। तो ये गाइज ये इसलिए किया गया ताकि अच्छे से काफी ताकि एक एज मिल सके, जो वॉर है वियतनाम में, जो वॉर है वियत कांग और नेशनल लिबरेशन फ्रंट के खिलाफ, उसमें एक एज मिल सके। और जो ये इनकी स्ट्रेटेजी है बार बार गोरिल्ला वॉरफेयर की, इसको डिफीट किया जा सके। ओके, पर क्या होता है गाइज, जो मैंने बताया जो साउथ वियतनाम है उसमें ये जो लीडर थे इनके नगो, ये काफी अनपॉपुलर हो चुके होते हैं अब तक, और 1962 में इनके खिलाफ कू हो जाता है। जो आर्मी थी वहां की वो इनके खिलाफ कू कर देती है। ओके, फिर क्या होता है गाइज, जो अगली गवर्नमेंट बनती है उनका भी वही हाल होता है। तो 1963 से 65 तक क्या होता है,
टोटल 12 गवर्नमेंट बनती है और गिरती है वहां पर। उसके बाद गाइज 1963 में हमको पता है जो जॉन एफ कैनेडी थे, यूएस प्रेसिडेंट, उनका असैसिनेशन हो जाता है। प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका नाम होता है लिंडन बी जॉनसन। तो गाइज इनका जो सोच होता है, ये शुरू से अग्रेसिव होते हैं वियतनाम को लेके। ये शुरू से चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड है वियतनाम को लेके वो अपनाया जाए, ताकि जो कम्युनिज्म का जो स्प्रेड है उसको जल्दी से जल्दी कंटेन किया जा सके। ओके। और ये किसी भी हाल में नहीं चाहते कि जो कम्युनिज्म है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए वियतनाम में। ओके। तो गाइज इसके बाद एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 1964 में, जो गल्फ ऑफ टोंकिन है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये है वियतनाम का मैप, यहाँ पर है गल्फ ऑफ टोंकिन। ओके। ये इस गल्फ को कहते हैं गल्फ ऑफ टोंकिन। यूएस कहता है कि यहाँ पर हमारे दो नेवल शिप थे और वियतनाम ने उस पर अटैक कर दिया है, तो अब हमें हम रिटेलिएट करना पड़ेगा और हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन बाद में कुछ लोग कहते हैं, गाइज काफी एक्सपर्ट्स कहते हैं, और ये हो सकता है ये सही भी हो या ना भी हो, कि ये जो थी ये बनी बनाई कहानी थी। जो लिंडन है वो चाहते थे कि किसी भी तरह इसके जो स्प्रेड है कम्युनिज्म का वो रोका जाए, इसलिए ये केवल बहाना ढूंढने के लिए वॉर का इनने ये कहानी स्प्रेड की गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट की कहानी। तो गाइज इस अटैक के बाद ये क्या करते हैं, ये है जॉनसन बी लिंडन बी जॉनसन, आप लोग देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक गल्फ ऑफ टोंकिन रिजोल्यूशन पास होता है। तो यहाँ से गाइज जो वियतनाम है उसके खिलाफ यूएस वॉर डिक्लेयर करता है और अपनी आर्मी भेजता रहता है। तो इसके कुछ सालों तक गाइज हम लोग देख सकते हैं कि जो यूएस की ट्रुप्स है वहां पर वो बढ़ती ही रहती हैं। और जो 1969 है, 1969 आते आते वहां पर लगभग 5 लाख यूएस ट्रुप हो जाती हैं वियतनाम में। ओके। यूएस गाइस बॉम्बिंग भी करता है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग होता है, जैसे उस जगह पे बॉम्ब कर गिराना जहां पर आपकी जो एफर्ट है, वॉर एफर्ट, उस पे ज्यादा असर पड़े। जैसे कहीं हथियार रख रखे हैं, जहाँ रखने की जगह है आर्मीज की, वहां पर अटैक कर देना, या फिर कुछ ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देना जहां से सप्लाई फिर किसी आर्मी की रुक जाए। तो यूएस स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग भी करता है गैस। लेकिन यूएस में भी एक डेवलपमेंट 69 आने आने तक क्या होता है कि ये न्यूज सीक्रेट नहीं रह पाती है, ये न्यूज लोग पब्लिक तक पहुंचने लगती है। और जो लाइफ मैगजीन है उस समय एक आर्टिकल छापता है जिसमें 250 लोगों अमेरिकन जो सोल्जर्स है उनकी फोटो छापता है, जो वियतनाम वॉर में मारे जा चुके हैं। ओके। जो गाइज इस यूएस क्या करती है, जो वॉर डिक्लेयर करती है तो अपने लोगों से ये भी वादा करती है कि ये वियतनाम बहुत छोटा सा देश है, हम लोग बहुत जल्दी ये वॉर जीत जाएंगे, और ज्यादा जो जान है उसका नुकसान नहीं होगा, ये वॉर हम लोग जीतने ही वाले हैं, ऐसा यूएस कहती है। प्लस गाइज इस समय यूएस में एक लॉ भी होता है कि आपको आर्मी में, आप अगर नौजवान हो तो आपको आर्मी में कुछ सालों के लिए आर्मी ज्वाइन करनी ही पड़ती है। तो गाइज क्या होता है ना इसकी बात से कि हम लोग देखते हैं जो अक्टूबर 15 1969 में बहुत ज्यादा लोग, लगभग लाख के बराबर लोग, जो अक्टूबर 1969 में हम लोग देखते हैं कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करते हैं जो ये वॉर है उसके खिलाफ। और उनका कहना होता है कि जो हम लोग हैं, हम लोग को जबरदस्ती में आर्मी भरते हैं, आर्मी में भरा जाता है और फिर वहां पर मरने के लिए भेज दिया जाता है। और वो भी हम लोग को दूसरे देश के वॉर के लिए भेजा जाता है, अपने देश का जिससे कुछ लेना देना नहीं है उसके वॉर में हम लोग वो भेजा जाता है। ओके। और जो ये था गाइज, लगभग 15 मिलियन अमेरिकन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट इन अ सिंगल डे अप टू, उस समय का ये लगभग लार्जेस्ट प्रोटेस्ट होता है। अब इससे पहले इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ था। तो गाइज कहने का मतलब है जो 69 से यूएस के अंदर भी एंटी वॉर जो है सेंटीमेंट बनने लगता है, लोग खिलाफ हो जाते हैं वॉर के। तो इससे जो यूएस की गवर्नमेंट है उसका मोरल इससे भी गिरने लगता है। प्लस जो इनको सामना करना पड़ता है वियतनाम वॉर में, वियतनाम के जो इंसर्जेंट है उनका,
वो भी इनका मॉरल काफी गिरा देता है, क्योंकि शुरुआत में इनने सोचा था कि ये वॉर ज्यादा देर तक नहीं चलेगा और हम लोग बहुत आसानी से इस वॉर को जीत जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो ये मॉरली वीक होने लगते हैं। ओके गाइज, फिर एक करती है जो वियत कॉन्ग होती है और जो नॉर्थ वियतनाम की आर्मी होती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीएवीएन है। वो क्या होता है कि 30 जनवरी 1968 में की रात को जो साउथ वियतनाम आर्मी है और जो यूएस फोर्सेस है प्लस जो एलाइज की फोर्सेस है, इनके मिलिट्री और सिविलियन कमांड पे ये अचानक से अटैक करती है। जो ये होती है गाइस यूएस की आर्मी और यूएस अलाइज की आर्मी, और जो साउथ वियतनाम की आर्मी ये बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होती है इस अटैक के लिए, और इनको काफी हैवी लॉस होता है शुरुआत में गाइस। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्री कैंपेन होता है वियतनाम वॉर का। तो जो ये जो अटैक होता है गाइस, ये पूरी तरह से हिला के रख देता है जो यूएस है और उसके अलाइज को साउथ वियतनाम में। गाइस, ये दो तीन इवेंट क्या होता है कि यूएस का मोरल डाउन करने हो जाता है इस दो तीन इवेंट से। हालांकि बाद में जो ये यूएस है अच्छा रिटेलिएट करती है और काफी हैवी लॉस पहुंचाती है वीसी को, वियतनाम कांग्रेस और पीएवीएन को। लेकिन इससे मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है गाइस इस यूएस आर्मी का। प्लस हम लोग ने देखा कि जो प्रोटेस्ट है ये 1969 से ही शुरू हो चुके थे अगेंस्ट वॉर। सॉरी, ये जो सिविलियंस थे यूएस के, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे वॉर को कंटिन्यू किया जाए। और और जो ये टेट ऑफेंसिव के बाद ये तो और फोटोज सामने जब आने लगी, तो वो लोग और प्रोटेस्ट बढ़ने लगा यूएस आर्मी यूएस के अंदर। एंटी वॉर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ने लगा। उससे क्या हुआ गाइस, जो यूएस है ये काफी मुश्किल हो गया यूएस के लिए कि जो वॉर है उसको कंटिन्यू किया जाए। गैस, जो सीआईए का जो फिनिक्स प्रोग्राम था, ये बेसिकली वो प्रोग्राम था कि जो फिनिक्स प्रोग्राम था गैस, ये कुछ नहीं था। क्या करते थे जो सीआईए ने इसने प्लान बनाया था कि जो वियत कॉन्ग है इसको अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय किया जाए थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, टॉर्चर, और जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं इनके वियत कॉन्ग के, उनको असैसिनेट किया जाए। और कहने का मतलब है कि एक पूरी तरह से प्लानिंग की थी वियत कॉन्ग को और जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है उसको डिस्ट्रॉय करने की। तो गाइज, इसकी फोटो भी लोगों के सामने आने लगी। और तीसरा गाइज जो क्या हुआ कि एक पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें ये एग्री किया गया था कि हमने जो यूएस की जनता है उसको बेवकूफ़ बनाया है कि जो वॉर है वो कुछ ही दिनों की बात है और हम लोग बहुत जल्दी ये वॉर जीत जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमने जो बोली, ये यूएस की के लोगों से ये झूठ बोली है। तो लोग जो यूएस के लोग थे गाइस, उनमें काफ़ी आक्रोश आज गया था। वो लोग काफ़ी एंटी गवर्नमेंट हो गए थे उस समय। जो गवर्नमेंट थी उससे काफी सवाल पूछे जाने लगे, उससे काफी और उस पे उंगलियां उठने लगी। तो और ये गाइस वो टाइम था कि जब आप लोग देखेंगे कि इस टाइम लोगों के घर में टीवी भी पहुंच चुका था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था गाइस, उसमें क्या होता था कि जो जितने भी हम लोग न्यूज़ मिलती थी वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती थी। उसमें एक या दो ज्यादा ज्यादा फोटो छपती थी जो वॉर क्राइम्स या फिर जो वॉर का डैमेज है उसकी। पर ये टीवी आ जाने से गाइस लोग हर समय वॉर के बारे में सुनते रहते थे, और वॉर, हाँ, वॉर की जो अपडेट्स है वो उनको कंटिन्यूस मिलती रहती थी। ओके, तो इससे गाइस काफी आक्रोश हो गया यूएस के सिविलियंस में। वो प्रेशर डालने लगे यूएस गवर्नमेंट पे कि तुरंत ये वॉर को खत्म किया जाए, वरना अच्छा नहीं होगा। तो इसी बीच में गाइस एक और इवेंट होता है जो फाइनली पूरी तरह से यूएस के जो इमेज है उसको पूरा बिगाड़ के रख देता है। उस इवेंट का नाम था माई लाई मैसेकर। इसमें क्या होता है गाइस, जो यूएस की ट्रुप्स होती है या यूएस के कुछ सोल्जर एक गांव में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं और फिर काफी ह्यूमन राइट काफी जो वहाँ के लोग थे उनको टॉर्चर करते हैं, कई औरतों का रेप करते हैं और फिर काफी लोगों को मार देते हैं। तो ये जो मासेकर था, इसका नाम दिया गया था माई लाई मासेकर। ये जो गाइज, के बाद क्या होता है, ये आपने देखा कि ये तीन चार इवेंट
जैसे यूएस, ये 3-4 इवेंट, पहला ये प्रोटेस्ट होना यूएस में अगेंस्ट वॉर, वीसी वियत कॉन्ग का जो अटैक था, टेट ऑफेंसिव, वो हो जाना, प्लस ये जो फिनिक्स प्रोग्राम है इसकी रिपोर्ट की वजह से जो लोगों के अंदर आक्रोश होना, प्लस ये माई लाई मैसेकर, ये सब जो होता है गाइस, जो ये इनने पूरी तरह से जो मोरल है यूएस गवर्नमेंट का, और जो इमेज है मैं कहूंगा यूएस गवर्नमेंट की, वो पूरी तरह से डैमेज करके रख दी गई थी, डैमेज करके रख दिया था। ओके, तो इस समय बहुत ज्यादा लोगों के अंदर आक्रोश था कि किसी भी लेवल पे जाना पड़े जाओ, लेकिन वॉर को खत्म किया जाए। ओके, तो इस बीच क्या होता है गाइज, यूएस में इलेक्शन आता है, और जो रिचर्ड निक्सन है, वो जो ट्रुप है, जो ट्रुप थी वियतनाम में, उसको वापस बुलाने के अपने दावे के दम पे, अपने प्रॉमिस के दम पे इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो उनकी पॉलिसी थी वियतनाम, उनकी एक पॉलिसी आती है वियतनामाइजेशन। और वो क्या करते गाइज, इस पॉलिसी के अंदर उनका कहना था कि ठीक है, हम लोग वापस बुला लेंगे, और फिर जो साउथ वियतनाम की जो फोर्स है, उसको उसको इतना स्ट्रांग कर दिया जाएगा कि वो वहां पर अपने आप को अपने जो वॉर है वो खुद से लड़ सके फ्रॉम कम्युनिस्ट वियतनाम। 1969 में ये पॉलिसीज आती है, पॉलिसीज ऑफ वियतनामाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, 1970 में क्या एक पेंटागन रिपोर्ट लीक हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1970 में ये रिपोर्ट लीक होती है, उससे पता चलता है कि जो यूएस ने जो पहले वादा किया था कि कुछ ही साल में वॉर खत्म हो जाएगी, और ये जो हेनरी किसिंजर हैं, इनके एक सीक्रेट मीटिंग के बाद नेगोशिएशन के बारे में पता चलता है, नॉर्थ वियतनामीज के बारे में। तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि ये हम लोग किसी, ये सारा जो गवर्नमेंट है ये सब मिलके बेवकूफ बना रही है, मूड में नहीं है वॉर को खत्म करने के लिए। तो लोगों का जो ऑलरेडी जो लोगों में आक्रोश होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी सब चलते गए जो फाइनली रिचर्ड निक्सन को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो वापस बुला लें अपनी आर्मी। और 1970 जो आर्मी 1969 सॉरी 1969 तक 5 लाख ट्रूप थे, वो आर्मी 1972 में 3 साल के अंदर ही घट के 52,000 कर दी जाती है। सोल्जर केवल 52,000 लोग रहते हैं वियतनाम में आफ्टर 1972। ओके, और इसी के बाद गैस 1973 में पेरिस पीस अकॉर्ड साइन होता है, और जो कहा जाता है कि जो वियतनाम है उसको इसी मैप के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, और इसी मैप के अकॉर्डिंग 2 हिस्सों में बांट जाएगा। नॉर्थ वियतनाम अलग कंट्री होगी और साउथ वियतनाम अलग कंट्री होगी। ये कह के, ये डिसीजन लेके जो यूएस है वो अपनी फौज वापस बुला लेती है। लेकिन गाइस क्या होता है कि नॉर्थ वियतनाम के जो लीडर थे हो ची मिन, वो वो और जो बहुत से लोग जो थे वो चाहते थे कि वियतनाम का यूनिफिकेशन किया जाए। तो गाइज क्या होता है, नॉर्थ जो फिर यही इसीलिए गाइज जो नॉर्थ वियतनाम है वो क्या करता है, वो साउथ पे अटैक कर देता है, और अपना जो 30 अप्रैल 1975 तक, 30 अप्रैल 1975 में जो साउथ वियतनाम के जो कैपिटल था साइगोन, उस पे उसको कैप्चर कर लेता है। तो इस तरह से गाइज जो नॉर्थ जो वियतनाम है उसका यूनिफिकेशन हो जाता है, और जो वियतनाम वॉर है उसका एंड होता है। ओके, ये वॉर जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोग को पता है गाइस कि जो ये टाइमिंग है ये कोल्ड वॉर की टाइमिंग है। ओके, और कोल्ड वॉर में गाइस हर जगह जो वॉर जो भी इवेंट थे वो कहीं ना कहीं से इन इन दो देशों से रिलेटेड थे, यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। तो गाइज ये पहला ऐसा वॉर होता है जो उसमें पहले ही ऐसे वॉर होता है जिसमें इतना बड़ी डिफीट होती है यूएसए की। और ये वॉर गाइज ये दिखाता है कि आपको वॉर जीतना है तो कई सिर्फ हथियार होना या फिर बड़ी आर्मी होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपको आपके पास अपने लोगों का सपोर्ट होना भी काफी जरूरी है। ओके, जो यूएसए का जो डिफीट का सबसे बड़ा कारण गाइज यही होता है कि जो उसके सिविलियंस थे वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे, जो कि आज इससे पहले नहीं देखा गया था। इससे पहले जितने भी वॉर लड़े यूएसए ने, उसमें कंप्लीट सपोर्ट मिलता था उसके सिविलियन उसको थ्रू देयर पीपल। ओके, तो इसके बाद गाइज काफी अटेंटिव हो जाता है यूएसए कि जो जो कम्युनिस्ट स्प्रेड है
उसको अगर नहीं रोका जाए तो वो धीरे धीरे ऐसे ही सारे छोटे बड़े देशों को अपने अंदर ले लेगा। और जो डोमिनो थ्योरीज है जो 1950s और 1960 का में फेमस हुई थी कि जो एक देश गिरा तो धीरे धीरे सारे देश गिर जाएंगे। गिरना मतलब कम्युनिज्म के स्प्रेड के अंदर आ जाएंगे। तो ये गाइस एक बहुत बड़ा फियर बन जाता है एक बार फिर से यूएसए के लिए। 1962 में यूएसएसआर और चाइना के बीच में थोड़ा टेंशन शुरू हो गई। तो इसी का फायदा उठाते हुए और दूसरा ये जो वियतनाम वॉर है इसका रिजल्ट का एनालिसिस करते हुए यूएस ने क्या किया, यूएस ने रिकॉग्निशन दे दी 1972 में चाइना को। तो और 1972 में यूएस ने सोचा कि चाइना से रिलेशन बढ़ाना जरूरी है, तभी हम लोग जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है सोवियत यूनियन और चाइना में उसका फायदा भी उठा सकेंगे और जो कम्युनिज्म स्प्रेड है उसको रोक सकेंगे। ओके। तो ये वियतनाम वॉर और जो वियतनाम में जो चल रहा था ये बहुत बड़ा एक तरह से रीजन है चाइना के रिकॉग्निशन का। ओके। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, इतना ही था वियतनाम वॉर में। आई होप आपको कुछ समझने में मिला होगा और आपके नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। और थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।